तो बच्चों, ओके, मैं आपका अपना डॉक्टर बीके। ओके, सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। और हम अभी जो मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ने जा रहे हैं वो सारी चीजें छोटी छोटी है, बेसिक्स ही है। उनको हम अभी कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। और अभी कुछ चीजें जो दिखी हुई है वो सही से सेट नहीं हो पा रही है, तो कल से मैं प्रॉपर आपको गाइड भी करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा भी केमिस्ट्री। ओके, तो पहले तो क्या करना है कि आपको टेस्ट देनी है प्रॉपर। ओके, टेस्ट को कभी भी लेफ्ट मत करना। ओके, टेस्ट तो हमें देनी ही देनी है, ठीक है। एक टेस्ट हो गया, और इसी के साथ टेस्ट के बाद में एनालिसिस करनी है। वो आपको हर टेस्ट के बाद में करनी है। और एनालिसिस से जो कमियां आ रही है, ठीक है, गलतियां और कमियां, इन दोनों को हमें पहले फुलफिल करना है, ठीक है। इसके बाद में हमें नेक्स्ट जो टेस्ट होगा, आप जिस भी कोचिंग से दे रहे हो उसमें +2 मार्क्स का टारगेट लेके चलो। ऐसा मत करना कि जैसे आपको अभी इसमें 400 आ गए और नेक्स्ट में आप सीधा मान लो कि हाँ मैं 600 लाऊंगा या फिर 500 लेके आऊंगा, तो ये सब रफ हो जाएगा। ये जो 400 आने वाले हैं ये भी क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है, ये भी नहीं पहुंच पाओगे। तो आपको क्या करना है, इससे बेटर है कि हम बेटर है कि 450 की ट्राई करें। 450 नहीं आएगा तो 430 या फिर 400 जाएंगे। ओके बेटा, ओके। तो अभी हम थोड़ा सा बेसिक मोल के बारे में पढ़ लेते हैं, और उससे उसके पढ़ने से पहले जो कुछ चीजें आती है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे कि टेम्परेचर, ताप क्या होता है, ठीक है। एक आपने सुना होगा, डिग्री सेल्सियस, केल्विन हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, ये सभी उसके अलग अलग पैमाने हैं, लेकिन सब दिखाते किसको है, तापमान को। ओके, और इसी के साथ है ना, इसी चीज के साथ एक कोई भी परमाणु होता है, कोई भी अणु होता है, ठीक है, कोई भी परमाणु या फिर अणु जो होता है, उसके पास बेसिक सी चीजें क्या होती है, एक तो द्रव्यमान होता है। ओके, द्रव्यमान मास हो गया, और उसी के साथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें बेसिक कण के अंदर होती है, ठीक है। अब इन सब चीजों को देखते हुए एक नियम आया जिसे बोला गया, जिसे क्या बोला गया बेटा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ओके, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये दिया था लेवोसियर ने। किन्होंने दिया था, लेवोसियर ने दिया था। और इसमें क्या बताया गया था, उन्होंने ये बोला था, उन्होंने बोला था कि किसी भी भौतिक, भौतिक या रासायनिक, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्या बोला गया था, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में
द्रव्यमान को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ना। ओके, मात्रा थोड़ी गलत हो गई है, तो ठीक कर देते। ओके, लेकिन इस नियम की एक कमी थी। ठीक है, कमी क्या थी वो देखते हैं। कमी ये थी कि यदि किसी रिएक्शन में गैस उत्पाद के रूप में बंद पात्र लेना पड़ेगा, मतलब कि वो ओपन में नहीं की जा सकती। गैस है, एक्चुअल तो कोई भी प्रोसेस को कहीं पे भी किया जा सकता है, लेकिन अगर गैस है तो गैस के लिए बंद पात्र ही लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? बंद पात्र, मतलब कि वो खुले में नहीं हो सकते, खुले में नहीं हो सकते। ओके, और दूसरी कमी क्या रही? ये पहली कमी ले लेते। दूसरी कमी क्या रही? रेडियो एक्टिव रिएक्शन। क्या रही? रेडियो एक्टिव अभिक्रिया, नाभिकीय। याद रखना, आर एक्स एन इन्हीं को मैं लिखूंगा अभिक्रिया, ठीक है, क्योंकि अभिक्रिया लिखने में बहुत बड़ा होता है। ओके, नाभिकीय अभिक्रिया, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को क्या बोला है कि अगर एक कोई ये द्रव्यमान है ए, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? बी में, और फिर बी वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है? ए में, लेकिन सब सेम ही है, एम इधर भी एम। लेकिन कुछ नाभिकीय अभिक्रिया थी, उसमें क्या था कि कुछ द्रव्यमान का जो भाग है, क्योंकि क्योंकि नाभिकीय रिएक्शन में द्रव्यमान का भाग ऊर्जा में ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। किसमें हो जाता है? ऊर्जा में। ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और फिर जैसे कि मान लो कि एक अभिक्रिया है, एक अभिक्रिया बेरिलियम, बेरिलियम का द्रव्यमान ये होता है, परमाणु क्रमांक 4 आता है। इसकी रिएक्शन की, अल्फा कण इसके ऊपर बरसाए, ये अल्फा कण ही होते हैं, इसको अल्फा कण भी बोला जाता है। उसका एक्सप्लेनेशन आपको आगे पूरा प्रॉपर मिलेगा, ठीक है, अभी के लिए समझ लो। एक मैकेनिकल होता है, ये तो यही तो नाभिक की अभिक्रिया होती है। अभी जैसे हम जो सुन रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह, वो यही तो नाभिक है। और इसमें फिर आप फिजिक्स में पढ़ोगे कि एक कंट्रोल होता है, एक अनकंट्रोल होता है। जो अनकंट्रोल में चली जाती है, वो फिर आगे जाके न्यूक्लियर बॉम्ब बनाती है, वही तो ब्लास्ट करता है, ठीक है। अब ये हो गया। इसमें देखो आप कि
9 और 4 कितना होना चाहिए? 13, लेकिन यहाँ पे कितना है? 12। एक किसमें चला गया है? एक न्यूक्लियर अभिक्रम ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो गया है। ठीक है। तो अब हम आते हैं दूसरे नियम पर। दूसरा नियम क्या बोलता है ये देखो, ठीक है। दूसरा जो नियम था वो ये था, स्थिर अनुपात का नियम। क्या था? इसमें ये बताया गया था, ये बताया जो था वो था प्राउड के द्वारा। किसके द्वारा बताया गया था बेटा? ये बताया गया था प्राउड जी के द्वारा। के द्वारा बताया गया, और प्राउड जी ने क्या बोला था? प्राउड जी ने बोला था कि किसी भी रासायनिक यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान, क्या बोला था? किसी भी रासायनिक यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान अनुपात, यहाँ पर ये बोल सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, आगे पूरा आएगा, ठीक। या फिर ऐसे करके ये दे सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत स्थिर रहता है। कि किसी भी तत्व है, जो यौगिक है, उसके अंदर की जो तत्व है, उनका जो अनुपात है वो स्थिर ही रहेगा। क्या रहता है? स्थिर रहता है। ठीक है। और वह जो यौगिक है किसी भी विधि से बना क्या हो, जैसे मान लेते हैं हम, जो है वो CO2 ले लेते हैं, ठीक है। CO2 है। अब CO2 में कार्बन का प्रतिशत निकालते हैं। टोटल इनका द्रव्यमान क्या होता है CO2 का? 45 ग्राम। कार्बन का पहले निकालते हैं, क्या निकालते हैं? कार्बन का प्रतिशत। तो कार्बन कितना है? एक है। एक का कितना होता है? 12 ग्राम। बट्टे टोटल कितना है? 44 इंटू 100। तो ये 44, 27 28.2%। और वहीं पे अगर हम ऑक्सीजन का निकाले तो ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? दो। एक का 16 होता है, दो का कितना? 32। 32 32 44 इंटू 100, कितना हो गया? 72%। अब इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया? 100%। तो क्या है कि अनुपात कितना रहा? स्थिर रहा। ठीक है। और फिर हम आ जाते हैं अगले नियम पर। नियम को कहा गया है गुणित अनुपात का नियम। क्या बोला गया है? अनुपात का। ये जो नियम है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये हमारे दिया गया था डॉल्टन साहब के द्वारा। ठीक है। डॉल्टन साहब हमारे क्या बोलते हैं, वो एक बार देख लेते हैं। तो डॉल्टन साहब बोलते हैं कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक, जब दो तत्व संयोग करके दो या से अधिक, दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते या बनाते हैं, यौगिक का
निर्माण करते हैं तो उनमें से तो उनमें से एक तत्व का द्रव्यमान, उनमें से यदि एक तो उनमें से यदि एक तत्व का द्रव्यमान नियत रखा जाए का मॉलिक्यूलर वेट नियत रखा जाए तो दूसरे तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व का द्रव्यमान अनुपात अनुपात उन यौगिकों में एक सरल उन यौगिकों में एक सरल अनुपात प्राप्त होता है, ठीक है, में एक सरल अनुपात प्राप्त होता है। तो देखो नियम क्या बोल रहा है कि जब दो तत्व संयुक्त करके एक या दो या दो से अधिक यौगिक बना रहते कंपाउंड का निर्माण करते हैं तो उनमें से यदि एक तत्व का जो द्रव्यमान भार है उसको अगर हम नियत कर दे, है ना, तो उन यौगिकों में एक सरल अनुपात प्राप्त होता है। जैसे कि मान लो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं दूसरा, एग्जाम्पल ले लिया H2O, ठीक है, और लिया है H2O2, दोनों में हाइड्रोजन है दोनों में ऑक्सीजन। तो जब इसमें हम जैसे देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन का ले लिया, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ले लिया, ये अलग कंपाउंड है, ये भी एक अलग कंपाउंड है, ठीक है। पहले इसमें हाइड्रोजन का देखते हैं, हाइड्रोजन का कितना है, दो है, 2 ग्राम। इसमें कितना है, दो है, 2 ग्राम। ओके, अब ये तो सेम हो गया ना, एक का अगर हम द्रव्यमान अनुपात नियत कर दिया हाइड्रोजन का तो दूसरे के लिए सरल हो जाता है कि हम उसका अनुपात निकाल सकते हैं कि वो ऑक्सीजन के कितने एटम है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 16 ग्राम, यहाँ पे 32, ठीक है। तो यदि अगर हम इसमें क्या करते हैं कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान नियत कर देते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन का मान लो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो नियत कर दिया दोनों तरफ। और अब अगर हम इसको जो है दो से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फिर भार क्या हो जाएगा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का भार यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 4 ग्राम, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, 2 ग्राम। और ऑक्सीजन का अगर भार में कांस्टेंट करना है तो यहाँ पे कितना करेगा पड़ेगा, 32, इसलिए 2 से गुणा किया तो यहाँ पे क्या हो गया, 32 ग्राम। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम। तो ये दोनों सरल हो गए, तो इसका हमें ज्ञात करने में एक अनुपात 2 मिल गया, ठीक है, क्योंकि अगर इसको हम काटेंगे तो ये कितने में जाएगा, 2 में, और ये कितने में गया, 1 अनुपात है। इसे बोला गया स्थिर अनुपात का नियम। ओके, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले नियम पर। अगला जो नियम है वो हमें बताता है गैल्यूसेक का नियम। गैल्यूसेक क्या कहते हैं, गैल्यूसेक का भी देख लेते हैं। ओके, गैल्यूसेक का नियम भी देख लेते हैं बच्चों। तो वो नियम ये कहता है, चौथा नियम, ओके,
लेट्स सी। चलो देखते हैं जैसे जी क्या बोलते हैं। ये ये जो नियम है ये बेसिकली हमें बताता है कि अ, किसी केमिकल रिएक्शन में गैसें संयोग करती है या उत्पन्न होती है, तो उनके आयतनों के मध्य मध्य के आयतनों सरल अनुपात रहता है। बेसिकली आयतन के अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक है। लोग सरल अनुपात मध्य, जैसे कि सरल अनुपात क्या हो गया, 1:2:3:4 लाइक दैट। नॉट 2.5, 1.2 हो गया या फिर 2.4 हो गया, ये नहीं। क्या रहता है, सरल अनुपात रहता है। ओके डियर। हम वापस आते हैं। क्या कहा गया है कि किसी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैसों के मध्य, गैसें किसी केमिकल रिएक्शन में गैसें संयोग करती है, ठीक है, या उत्पन्न होती है। संयोग करती है या फिर उत्पन्न होती है। तो तो उनके आयतनों के मध्य, तो उनके मध्य सरल अनुपात प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारे बच्चों को एग्जाम्पल दिखाना है। एक्शन ले लो, मजे कर कॉलेज में जाके। देखो, 3H2 प्लस N2 हैबर प्रोसेस के द्वारा क्या बनाएगी, अमोनिया, 2NH3। अब देखो, जो हमें अनुपात मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन के 3 है, नाइट्रोजन का 1 है अणु, और अमोनिया के 2 अणु हैं। तो सरल अनुपात मिल रहा है। सरल अनुपात क्या है, 3:1:2। ना कि ऐसे मिल जाए ना कि भाई 1.5 आ गया या 2.3 आ गया, ये फिर नहीं होगा। ये नियम इसके विरोध होता है। ओके। फिर उसके बाद अगला जो नियम आ जाता है 5वें नंबर पर, वो हमारे यहाँ पे आओगा। तो क्या कहते हैं, मेरा कहना भी सही है। अवगाद्रो का ये बोलते हैं कि समान ताप व दाब पर समान आयतन की गैसों में अणुओं की संख्या समान है। देखो, ये यह बोल रहे हैं कि एसटीपी पर समान ताप दाब, समान ताप दाब पर भाषा ही बोल रहे हैं कि समान ताप व दाब पर समान आयतन की, आयतन की गैसों में अणुओं की संख्या की संख्या
समान होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हिल गई थी, सॉरी बेटा। जैसे कि ले लेते हैं O2 हो गया, हीलियम ले लेते हैं, अमोनिया ले रखे हैं, और हम यहाँ पे मेथेन भी। तो यहाँ पे आयतन को क्या ले लेंगे, ये भी वी लीटर है, ये भी वी लीटर है, ये भी वी लीटर है, ये भी वी लीटर, और उनके जो अणु होंगे वो क्या है, एन है, एन। यही इनका टोटल आयतन है। जैसे कि मान लो अभिक्रिया है, अभिक्रिया क्या है, NH3 बना रही है, ठीक है, NH3, तो यहाँ पे कितने अणु आ गए, 3 आ गए, तो उसके 2 बन। तो यहाँ पे कितना है, 1 लीटर मान लेते हैं, ठीक है, ये 3 लीटर मान लेते हैं, ये 3 है, तब ये 0 है। उसके बाद में एक गया है, और क्या क्या गया है, 3V-3 गया है, और इधर 2 गया है। तो अब अगर हम इस 2V बनाए है ना, अब अगर हम इसका मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वही तो है, टोटल आयतन सबका बराबर रहता है, प्लस 3V, तो क्या हो गया, 4V - 4 प्लस 2। तो क्या, यही सब चीज मिला के इनका जो टोटल आयतन है ना, वो सेम ही रहेगा सबका। भाई हमने 10 लीटर डाला था, अब 10 लीटर से 20 लीटर थोड़ी हो जाएगा, रहेगा बस ही, कंडीशन क्या है, एस। ओके, तो बस तो थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है इसके अंदर, है ना, तो बता, इश्यूज कुछ चल रहे हैं, कल से हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। ओके, और होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, मुझे ये लगता है। बाकी कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट का डाल देना, और ये जो है, मत देना, छोड़ देना। ओके, और घर वाले उम्मीदें लगा के बैठे हैं आपसे, जब डॉक्टर बन के आएगा और बनना, ठीक है।